माहौल, अच्छी आबो हवा, अच्छा पानी हम सब का हक़ है, लेकिन शहरों को प्लान होने की ज़रूरत है। दे कैन नॉट चूज़ टू लिव, फिर आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्पैक्ट करेगी। मेरा नाम डॉक्टर फ़ाज़िया परवीन है और मेरा ताल्लुक़ हुंज़ा से है। इस वक्त मैं एक एनवायरमेंटल साइंटिस्ट के तौर पे जो लम्स का सेंटर फॉर वाटर इंफॉर्मेटिक्स एंड टेक्नोलॉजी है, जिसको विट के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर मैं इस पोस्ट डॉक पिछले 2.5-3 सालों से काम कर रही थी। अब इंशाल्लाह अगले 1-2 महीने में मैं खान यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट में एज असिस्टेंट प्रोफेसर वहाँ पर ज्वाइनिंग दूँगी और एज एनवायरमेंटल साइंटिस्ट अपने काम को जारी रखूँगी। एक माहौलियाती साइंटिस्ट जो है उसके लिए ये समझाना बड़ा मुश्किल होता है लोगों को कि हम लोग एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं, क्योंकि माहौल एक चीज़ या एक इकोसिस्टम के अंदर महदूद नहीं है। वो है, अब इस छोटे से कमरे का भी एक अपना माहौल है, फिर कैंपस का एक माहौल है, हवा, टेम्परेचर, हर चीज़ बदल रही है, लाइफ बदल रही है आपके इर्द गिर्द, और फिर ज़ाहिर है कि मुल्क का और फिर पूरी दुनिया का और पूरे प्लैनेट का एक जो वास्ता है लिविंग का नॉन लिविंग के साथ और कैसे इनको थ्राइव करना है, उन सब चीज़ों पर बेसिकली हम काम करते हैं। ज़ाहिर है रिसर्च मेरी बहुत स्पेशलाइज्ड थी, वो आप PhD आप स्पेशलाइज्ड ही करते हैं, तो वहाँ पे मैंने वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट को जदीद तरीक़ों से, जिनको हम अंग्रेज़ी में एडवांस्ड मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजीज़ कहते हैं, उनका इस्तेमाल करते हुए गंदे पानी को साफ़ पानी में कन्वर्ट करने की कोशिश की थी। जो वेस्ट वाटर है, या जिसको हम गंदा पानी या फुजला कहेंगे, जो कि इंडस्ट्रीज़ से, घरों से, कमर्शियल एरिया से निकलता है, उसूलन तो वो, या बाई नेचर तो वो हम लोग कहते हैं कि 99% तकरीबन उसमें पानी ही होता है। जो बैक्टीरिया हैं या बग्स हैं या जो केमिकल्स हैं, वो बहुत कम परसेंटेज बनाते हैं उसका। पूरी दुनिया में इसको ट्रीट किया जाता है और ज़ाहिर है कि उस 99% से ज़्यादा पानी जो है उसको रिट्रीव किया जाता है, रिक्लेम किया जाता है और उसको वापस से नेचुरल इकोसिस्टम्स का, नेचुरल वाटर बॉडीज़ का हिस्सा बनाया जाता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में अभी तक क्योंकि एम्फेसिस साफ़ पानी पे भी जो रहा है, वो सिर्फ उसको टैप वाटर बनाने तक रहा है कि पानी आपके घरों तक पहुँचे। उसकी क्वालिटी पे, इवन साफ़ पीने के पानी पे भी या घर पे जो टैप वाटर आता है उस पर कभी कोई एम्फेसिस नहीं रहा। और शायद यही वजह है कि जो हमारा गंदा पानी है वो बग़ैर किसी ट्रीटमेंट के हमारे साफ़ पानी में मिल रहा है, और उसका नुकसान हमें ये हो रहा है कि हम हेल्थ के और बाकी कई सेक्टर्स में हम लूज़ कर रहे हैं, क्योंकि बीमारियां बढ़ रही हैं। शहरों को प्लान होने की ज़रूरत है कि एक शहर का जो रिसोर्स है, जो पानी वहाँ मौजूद है ज़मीन के अंदर, या जो पानी बारिश के थ्रू या फिर जनरली सरफेस वाटर से आता है, क्या उसको मज़ीद पब्लिक को सपोर्ट करने की उसमें हिम्मत है। जो पानी हम उस शहर में इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वो उस इस्तेमाल से, उस पॉपुलेशन के इंक्रीज़ से जो लोग अपस्ट्रीम है या डाउनस्ट्रीम है, जिनको राइपेरियन कम्युनिटीज़ कहते हैं, उन पे से एक शहर यहाँ बढ़ रहा है लाहौर, तो लाहौर के डाउनस्ट्रीम जो शहर हैं उन पे पानी की अवेलेबिलिटी का क्या फ़र्क पड़ेगा अगर लाहौर या कराची एक्सपैंड होते हैं। ये चीज़ें प्लानिंग का हिस्सा हैं। और ये जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, जो कि एक तरफ हम रोते हैं कि पानी नहीं है, हमारी फ्यूचर जनरेशंस के लिए कि पानी की बूंद बूंद के लिए तरसेंगी, और दूसरी तरफ ये बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज़ में बहुत बड़े घर हैं। आप जितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, आपकी एनर्जी की डिमांड बढ़ेगी, आपका पानी की डिमांड बढ़ेगी, वो ऑटोमेटिकली इट वुड रिक्वायर मोर वाटर रिसोर्सेज एंड नेचुरल रिसोर्सेज टू बी यूज्ड विद इट। तो आई थिंक इस पूरे अमल को शहरों को भी आई थिंक थोड़ा डीग्रो करने की ज़रूरत है, छोटे शहरों को थोड़ा डेवलप करने की ज़रूरत है, ताकि वहाँ पर जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो यूटिलाइज हों। रिसर्च में मैंने माइक्रो प्लास्टिक पोल्यूशन पे फिर उसी सोच को लेते हुए जहन में काम किया, और इस वक्त हम शुक्र है कि हम उस स्टेज में पहुँचे कि हम उसको एनवायरनमेंट में क्वांटिफाई कर रहे हैं और हम उसके रिमूवल के बारे में और उसको माहौल से ख़त्म करने के बारे में सोच रहे हैं। इस तरह काम मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा और इतनी डेप्थ में कहीं और पाकिस्तान में हो रहा है। माइक्रो प्लास्टिक हर उस प्लास्टिक को कहा जा सकता है जिसका साइज़ 5 मिलीमीटर या 5 मिलीमीटर से कम, और वो बहुत नैनो स्केल पे भी जाता है, और उसका बनता वो ये ऐसे ही है कि या हम जिस तरह हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं, ग्लिटर्स हो गए, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हो गए, बहुत पहले स्क्रब्स में, फेस स्क्रब्स में और टूथपेस्ट्स में वो आता ही 5 मिलीमीटर से कम साइज़ में था, तो वो नेचुरली ही आपके पानी में एज माइक्रो प्लास्टिक एंटर हो रहा है। दूसरी तरफ हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं कि कितना प्लास्टिक का
जंक मौजूद है, चाहे वो और जो भी चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे टायर है तो टायर की जो डस्ट है वो बेसिकली प्लास्टिक है। तो वो जो छोटा प्लास्टिक का पार्टिकल है वो अब आपके हवा में है या आपके खेतों में है या आपके पानी में है या आपके खुराक में है, वो आपके फूड चेन का हिस्सा बन गया। तो जो इस तरह का प्लास्टिक है, जो प्लास्टिक आता ही एज माइक्रो प्लास्टिक, उसको प्राइमरी माइक्रो प्लास्टिक कहा जाता है। और जो प्लास्टिक मैक्रो प्लास्टिक से, बड़े प्लास्टिक से जिसको हम देखते हैं, इसके वेदर होने से, इसके ब्रेक डाउन होने से आता है, उसको सेकेंडरी माइक्रो प्लास्टिक कहा जाता है। ये आई थिंक आई पुट इट इन द कैटेगरी ऑफ रिलेटिवली, ख़ासतौर पे पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए रिलेटिवली नोवल पोल्यूटेंट, क्योंकि ये वो पोल्यूटेंट है नहीं जिसके बारे में लोगों को बहुत पता हो या जिसके बारे में बहुत अंडरस्टैंडिंग हो और रिसर्च बहुत ज़्यादा स्केल पे की गई हो। तो उस नोवल पोल्यूटेंट को आई थिंक दुनिया भी अभी समझ रही है। अब इस पूरे अरसे में ये हुआ है कि अब माइक्रो से नैनो की तरफ रिसर्च शुरू हो गई है। आपने देखा कि ब्लड में, ह्यूमन प्लेसेंटा में पीपल हैव स्टार्टेड डिटेक्टिंग माइक्रोप्लास्टिक इन ह्यूमन बॉडी। तो पहले उसकी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि परहैप्स इट जस्ट पासेस थ्रू द बॉडी एंड इट्स ओके। फिर ये अंडरस्टैंडिंग आई कि प्लास्टिक बहुत ज़्यादा चीज़ें एब्जॉर्ब कर सकते हैं तो वो टॉक्सिसिटी कॉज कर सकते हैं। फिर सेल पे उसके इम्पैक्ट की बात हुई। तो अभी आई थिंक रिसर्च कम्युनिटी भी इसको समझ रही है, लेकिन एक चीज़ ऑब्वियस है कि ये हमारी फूड चेन का हिस्सा है। हम जो खाना खा रहे हैं, पर्टिकुलरली द लाइफ दैट्स कमिंग बिलो वाटर, उसका तो डेफिनेटली माइक्रोप्लास्टिक्स हिस्सा है एंड देयरफॉर अ पार्ट ऑफ आवर डाइट एज वेल। जो प्लास्टिक की बॉटल है उसका बनने का मरहला फैक्ट्री में शुरू नहीं होता, वो शुरू होता है फॉसिल फ्यूल के एक्सट्रैक्शन से, ग्राउंड से। तो क्योंकि नेफ्था जिससे कि इवेंचुअली ये प्लास्टिक मटेरियल्स बनते हैं वो फॉसिल फ्यूल प्रोडक्ट्स हैं। तो आप वो ग्राउंड से एक्सट्रैक्ट करते हैं और वो उसका इम्पैक्ट वहीं से शुरू हो जाता है। तो फिर उसके बाद फैक्ट्री तक आने में, बॉटल बन के आपके पास आने में, कुछ चीज़ें जो बहुत एविडेंट है रिसर्च में और कई बार रिपोर्ट हो चुकी हैं, वो ये है कि हम जब प्लास्टिक की बॉटल्स बनाते हैं तो उनके अंदर जो एडिटिव्स होते हैं, ख़ासतौर पे बिस्फेनॉल या BPA जिसको कहते हैं, वो कैंसर कॉजिंग है। तो बहुत बार आपने आर्टिकल्स देखे होंगे कि पानी को बहुत देर बॉटल को बंद करके धूप में ना रखें, क्योंकि होता ये है कि जैसे मैंने कहा कि प्लास्टिक एब्जॉर्ब करती है बहुत चीज़ें और फिर रिलीज़ करती है। और बिस्फेनॉल BPA का ख़ास तौर पे लोगों ने देखा है कि वो पानी की बॉटल में रिलीज़ हो जाती है। उसका इम्पैक्ट फिर लॉन्ग टर्म ये है कि उसमें ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो कि लीच हो सकती हैं, रिलीज़ हो सकती हैं पानी में और आपकी हेल्थ को इम्पैक्ट कर सकती हैं। जो छोटे बॉटल्स हैं, आई थिंक जो सिंगल यूज़ जिसको हम कहते हैं, सिंगल यूज़ के ख़िलाफ़ बेसिकली ज़्यादा मेरा जो एंटी प्लास्टिक नैरेटिव है, दैट्स अगेंस्ट सिंगल यूज़ नैरेटिव, कि आपने उसको बार बार इस्तेमाल नहीं करना, आपने एक बार इस्तेमाल करके फेंक देना और उसने हज़ारों साल माहौल में रहना है। माहौल, अच्छी आबो हवा, अच्छा पानी हम सबका हक़ है, लेकिन क्योंकि वो नेचुरली उस पोजीशन में है या सिस्टम ने अब उनको उस पोजीशन में रख दिया है कि दे कैन नॉट चूज़ to live in, for example, DHAs or barrier towns. They will choose to live in those smaller household societies. वो household societies फिर आपकी quality of life को इम्पैक्ट करेगी। आपके पास कितने दरख्त होंगे, आपकी हवा कितनी साफ़ होगी, आपकी पानी कितनी साफ़ होगी, उसका आपके इकोनॉमिक, सोशो इकोनॉमिक सिस्टम और आपके सोशो इकोनॉमिक लेवल्स से वो बहुत, तो आपकी सोसाइटी, आपकी इकोनॉमी डिपेंड करेगी then on the quality of environment that you're going to receive, plus how you impact the environment। दोनों तरफ से उसका है कि उनका इम्पैक्ट बहुत मिनिमल होगा, उनकी एमिशंस बहुत कम होंगी। हमारे हर घर में कई गाड़ियाँ होंगी, कई एमिटर्स होंगे, उनका एक ही चूल्हा होगा, उनकी एमिशंस रिलेटिवली कम होंगी, उनके पानी का इस्तेमाल रिलेटिवली कम होगा। हमारे घरों में हो सकता है किसी घर में स्विमिंग पूल भी हो तो पूरा मोहल्ला उतना पानी जितना वहाँ इस्तेमाल करते हैं वहाँ एक घर इस्तेमाल करता होगा। तो जिस तरह कंट्रीब्यूशन में फ़र्क हो सकता है, उसी तरह रिसीविंग एंड पे भी फ़र्क हो सकता है कि ऑन द वन हैंड दे आर emitting less and contributing less, but on the other hand they are living in the peripheries that are naturally of poor quality in terms of the environment that they live in.